नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए नेपाल में विमान हादसे में 5 भारतीयों सहित 68 यात्रियों की मौत हुई है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के विमान हादसे बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान, लैंडिंग से चंद मिनट पहले हुई है दुर्घटना। और विमान में चालक दल के 4 सदस्य समेत 72 यात्री सवार थे और इनमें से 6 बच्चे व 25 महिलाएं भी थी। हादसे की वजह विमान में तकनीकी खराबी बताई जा रही है और 3 दशक में नेपाल में सबसे बड़ा ये हादसा है। हादसे का शिकार हुए भारतीयों में गाजीपुर जिले के 4 युवक घूमने निकले थे और सभी दोस्त हैं। और घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया गया है और नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया है। और 72 सीटर विमान काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में हादसा ग्रस्त हुआ है। और नेपाल अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए नेपाल है और इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो काठमांडू है। और आप देखेंगे कि इससे ये आप देखिए हमारी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। और नेपाल में आप देखिए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है और दक्षिण एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है, क्योंकि आप देखिए इसकी जलीय सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, किसी भी कारण से कोई देश चर्चा में रहता है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। हिंदू नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकी। ये दिल्ली में आप देखिए और इस तरह की घटनाएं कई होती रहती है। और खासकर आप देखिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशांति फैलाने की इन लोगों की कोशिश रहती है। पाकिस्तानी आप देखते हैं कि मदद करते हैं और इस तरह के असामाजिक तत्व आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जोशीमठ में चौड़ी हो रही हैं दरारें और सीबीआरआई के विज्ञानियों की टीम के क्रोमीटर से कर रही है दरारों की निगरानी। और भू धसाव वाले क्षेत्रों में बोल्डर न खिसने इसके लिए उन लगेंगे तार जाल। और अस्थायी पुनर्वास की दृष्टि प्री फैब हट का मॉडल 20 तक होगा तैयार। और 24 घंटे में आप देखेंगे 73 LPM घटा प्रवाह। एक बात तो आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, आपका जोशीमठ। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ आप देखें कि जो धसाव हो रहा है, मकानों में दरारें आ रही हैं, इमारत में दरार, और आप देख रहे हैं कि सड़कों पर आप लोग देख रहे हैं कि दरारें हो रही हैं, उसको उसी को लेकर चिंता जताई जा रही है। और आप देखिए बहुत सारे यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसके कारण हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ आप देखिए हकीकत बात है कि जो परियोजनाएं चलाई जा रही उसका भी प्रभाव है। और आप देखिए कि कई लोग कह रहे हैं, ऐसा है भी कि आप देखिए कि यहाँ बहुत पहले से चेतावनी देती जाती रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और जहाँ जोशीमठ बना है ना, वो बसा हुआ है ना, वो आप देखिए कि मुलायम, बहुत ही मुलायम जमीन है, तो उसके खिसकने की बहुत आप देखिए कि ज़्यादा संभावना भी रहती है। ये पहले भी हुआ है। 26 तक आप देखेंगे प्री फैब मॉडल हट। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर सिन्हा ने जोशीमठ में रविवार को प्रशासन के अधिकारियों की बस CBRI के विज्ञानियों के साथ बैठक की। उन्होंने CBRI के विज्ञानियों से कहा है कि प्री फैब्रिकेटेड हट का मॉडल 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से तैयार हो। एक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, इसे ही आप लोग शॉर्ट में CBRI कहते हैं। चलिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी छात्र कर सकेंगे हिंदुत्व की पढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। LAC पर सेना मजबूत रक्षात्मक रुख अपनाए हुए है। ये आप सभी जानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, LAC,
एक तो आप देखते हैं एलएसी आप लोगों को भारत और जो आपका चाइना है इसके बीच आपको देखने को मिलेगी, और पीओके और आप देखते हैं कि जो हमारा भाग है इसके बीच पाकिस्तान कब्जा किए हुए है पीओके वाले हिस्से पर, तो उसे आप लोग एलएसी कहते हैं। और जो अक्साई चीन पर आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, उसके बीच और लद्दाख के बीच आप देखेंगे जो देखने को मिलती है, और उसे आप लोग एलएसी कहते हैं। देखिए यहाँ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखते हैं कि अक्साई चीन है, यहाँ चाइना कब्जा किए हुए हैं, और इस लाइन को आप लोग एलएसी कहते हैं, ठीक है, और एलओसी इसे कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मायावती ने फिर दोहराई बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। ये आप सभी जानते हैं कि बीएसपी बसपा की नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन 2022 में इनकी पार्टी को सीटें कितनी मिली थी? 1 सीट मिली थी विधायकी में। 403 सीटें हैं विधानसभा में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से हो गई। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा। और आप देखेंगे कि बीएसपी की स्थापना की बात करें तो 14 अप्रैल 1984 में इसकी स्थापना हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि मायावती अब राजनीति में कम सक्रिय है, और इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो इन्हें डर रहता है कि इन पर सीबीआई ईडी का छापा ना डलने लगे। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि सीबीआई ईडी काफ़ी चर्चा में रहती है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। डी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी कारण कहते हैं कि ये सक्रिय, इन्होंने सक्रियता बंद कर दी है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, ये तिरुवनंतपुरम में रविवार को श्रीलंका से वनडे सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम 257 रन से भारत ने 2007 विश्व कप में बरमूडा को हराया था, और 166 रनों की पारी विराट ने खेली, जो उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। अगर आप लोग तिरुवनंतपुरम की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और कई इंडेक्स आते होंगे तो आप देखते होंगे केरल टॉप पर रहता है, सबसे अच्छी स्थिति रहती है केरल की। और इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के आर एम मोहम्मद खान राज्यपाल है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है केरल, ठीक है। और कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा तय करेगी भावी रणनीति, और 2024 का चुनाव है। 2023 में भी आप देखिए बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके अध्यक्ष थे। पहाड़ों की बर्फीली हवा से कांबा मैदान, माइनस में पहुंचा तापमान उत्तर भारत में, तो ठंड है तो आप देखते हैं कि होगा ही। पीएम आवास योजना, केंद्र ने बंगाल सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा। और देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, यहाँ जांच में आप देखते हैं कि कई भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गरीबों को आवास के लिए एक तरह से आप देखिए कब आई थी इसकी, कब लॉन्च हुई थी? 2015 में आई हुई थी। और बाकी राज्यों में भी अगर आप लोग ईमानदारी से जांच हो ना तो वहाँ भी आप देखते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार आपको इसमें देखने को मिलेगा। वंदे भारत गुलामी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है, हमारे प्रधानमंत्री साहब करें। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस भी की
को हरी झंडी दिखाई है और कहा कि हमारी सरकार की ओर से शुरू किए गए काम अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करेंगे। ये आप देखते हैं कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलती हैं। 5 वर्षों में 18,089 फाइलें मिली और 18,186 को दी गई स्वीकृति और 30 साल में केवल 7 फाइलें ही उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजी। पहले भी आप लोगों को बोला है कि देखिए यहाँ परेशानी ये है क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल है ये मुख्यमंत्री से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है और इसीलिए दोनों में टकराव देखने को मिलता है। बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री के पास शक्तियां हैं वो उतनी शक्तियां इनके पास यहाँ दिल्ली में नहीं देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल और मोहल्ला क्लिनिकों को ठप करने वाले हैं देशद्रोही, केजरीवाल कह रहे हैं। ये कहते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी और वो भी तेजी से अपना विस्तार कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। विधानसभा का 3 सदस्यीय सत्र आज से दिल्ली एम्स से हटाए जाएंगे निजी सुरक्षा गार्ड। शत्रु भूमि का आज से शुरू होगा राष्ट्रीय सर्वे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से पायलट स्तर पर शत्रु भूमि का राष्ट्रीय सर्वे सोमवार से शुरू हो रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अब आप लोग कहेंगे कि शत्रु भूमि क्या है? जमीन या भूमि? देखिए, संशोधन कानून में यह प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति कस्टोडियम में निहित रहेगी, भले ही शत्रु या शत्रु विषय या शत्रु फार्म मृत्यु विलुप्त होने के कगार पर हो, ये आप देखेंगे। और इस अधिनियम शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965-1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए, वहां की नागरिकता ले ली है, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। हवा सुधरी तो दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य से रोक हटी। ये आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो गया था, अब फिर से ठीक हो रही है वायु। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर वन विभाग ने जताई आपत्ति। यहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह केंद्र की पीएम उदय योजना के तहत ऐसे ही अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित न करे। एएसआई के नोटिस के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस कर्मियों का पर पथराव। एक तुगलकाबाद किला परिषद से अतिक्रमण हटाने के मामले की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि इस तरह का अतिक्रमण हो जाता है, बाद में वो बसते बसते स्थायी हो जाते हैं। उन्हीं पर राजनीति भी खूब होती है, वोट बैंक की। फिर एफओबी की लिफ्ट व उसकी दीवार के बीच फंसकर युवक की मौत दिल्ली में। भाजपा का रोड शो आज राष्ट्रीय यातायात के लिए होंगे बंद। देखिए, दिल्ली में फिर ढूंढा जाएगा इंद्रप्रस्थ, पुराने किले में होगी खुदाई। एएसआई ने खुदाई के लिए अनुमति दी और अगले सप्ताह से खुदाई शुरू होने का अनुमान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। कुछ समय पहले हल्द्वानी जेल में मिले थे नौशाद और जगदीश। मुद्राओं में दिखा प्राचीन भारत का समृद्ध और गौरवमयी अतीत। और 6ठी शताब्दी के महाजनपदों के अधिकतर सिक्के कॉपर या चांदी के थे और मुगल या ब्रिटिश शासकों की तरह इन पर राजा का नाम व वर्ष अंकित नहीं है। सिक्कों की कैसे होती है पहचान? तो विपरीत 6ठी शताब्दी के सिक्कों की खासियत यह है कि इन मुद्राओं का आकार करीब करीब एक जैसा है और इन सिक्कों पर का संग्रह करने वाले रामटेके का कहना है कि महाजनपदों के अधिकतर सिक्के कॉपर या चांदी के हुआ करते थे। चूंकि उस वक्त इन मुद्राओं में राजाओं के नाम अंकित नहीं थे, इसलिए सिक्कों पर अंकित लिपि और संकेतों के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। और दूसरे जिन स्थानों पर ये सिक्के पाए जाते हैं उससे महाजनपद के निर्धारण किया जाता है और इन सिक्कों की अधिकता के कारण इनके बाजार में कीमत कम होती है। और हालांकि कुछ महाजनपदों के सिक्के काफ़ी महंगे बिकते थे। और आप लोगों को एक और बात मालूम है
कि देखिए इसी से तो हम लोग जीवाश्म हो या इस तरह की सिक्के हों, इन्हीं से हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। उस समय के आप देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा महाजनपद रहा था, कौन सा शासक रहा होगा, क्या होता था। मोदी सरकार ने किसी मीडिया हाउस पर नहीं लगाया प्रतिबंध, और कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है। ये आप देखिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री है ना, और नहीं लौटेगा अनुच्छेद 370 और 35A। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं मैं खुद मध्यम वर्ग से हूं, उनका दर्द समझती हूँ। निर्मला सीतारमण कह रही हैं राजनीतिक इस्लाम मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आरिफ कह रहे हैं, केरल के राज्यपाल कह रहे हैं। और हमारी वित्त साहिबा है निर्मला सीतारमण। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये भले मध्यम परिवार से हों, लेकिन अभी तो ये उच्च परिवार में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि जब मंत्री बन गई हैं तो आप सभी जानते हैं रिमोट ईवीएम के प्रस्ताव का मिलकर विरोध करेंगे विपक्षी दल। एक दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और राज्यसभा सदस्य हैं अभी वर्तमान में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी, और आप देखेंगे कि राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में आपका दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश आता है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के लीडर हैं ये दिग्विजय सिंह, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए रिमोट ईवीएम इसलिए लाई जा रही है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो आप देखते हैं प्रवासी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, वो वोट नहीं डाल पाते हैं, और किसी कारण से आप देखिए वोट जिस दिन पड़ना होता है उस दिन कोई बाहर होता है, तो उन लोगों के लिए इससे मदद मिलेगी, वो वोट अपना डाल पाएंगे, और वोट परसेंट भी इससे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 324 के तहत ये संवैधानिक संस्था है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की आप देखते हैं कि चुनाव करवाता है, देख रेख करता है पूरी। 88 लाख से ज़्यादा दिव्यांगों के UDID कार्ड जारी हुए हैं, यानी कि आप देखिए कि अधिक विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। 2025 तक पूरा देश डॉपलर मौसम रडार की सीमा में होगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में डॉपलर की संख्या 2013 में 15 से बढ़कर 2023 में 37 पहुंच गई। अगले 2-3 वर्षों में आप देखें इसकी संख्या 62 हो जाएगी। और पूर्वानुमान सटीकता की वजह से संबंधित मृत्यु घटकर 1 अंक तक आ गई है। चलिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता 40% तक बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में रिटायर्ड अधिकारियों को ना करें शामिल, CVC कह रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कह रहा है। और CVC की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करने में अत्यधिक देरी पर नाखुशी जताई। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और आप सभी जानते हैं कि आपका क्या है, संवैधानिक संस्था है, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि हत्या के दोषी के समय पूर्व रिहाई की याचिका का निपटारा करने के लिए ढांचागत योजनाओं की आड़ में दबाव बनाने का खोजा जाएगा काट। और G20 सम्मेलन भारत की अगुवाई में पहली बार ढांचागत वित्तीय सुविधा के नए तरीकों पर बैठक। मदद के मौजूदा तौर तरीकों में बदलाव पर सुझाव रखेगा भारत। यूक्रेन जैसे संकट के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति बनाए रखने पर होगा मंथन। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा। G20 समिट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी कब?
इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के संगठन अगर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। सुरक्षा ऑडिट के बाद सुधारे 8000 से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, और NHAI ने सुरक्षित सड़कों की सुरक्षा ऑडिट का काम किया तेज। इस साल NH नेटवर्क में पहले चरण का ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि देखिए सड़क की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की सड़क दुर्घटना में हर साल मौत होती है। उन्हीं को रोकने के लिए कदम उठाने की बात हो रही है। संक्रांति मनी, माफ कीजिए सर, मैंने तो ड्रोन समझकर इसे गिराया, यह तो पतंग निकली। इस तरह के कार्टून भी आपकी कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। उस पर आप लोगों को सोचने के लिए कहा जाता है कि इससे आप लोग क्या सोचते हैं, तो इन पर सोचकर आप लोग लिखा करिएगा नीचे। ये राजनीति की बात हो रही है। साय को स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी के प्रपुत्र करें तुषार गांधी, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि इतिहास में कुछ गड़बड़ी है, तो इतिहास को नए सिरे से लिखने की बात हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर आप लोग बताइएगा। और गुजरात चुनाव का संदेश, मोदी फिर PM चुने जाएंगे, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आपने देखा है कि गुजरात में भी चुनाव हुआ था, गांधीनगर इसकी राजधानी है, पाकिस्तान से सीमा लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से सीमा लगती है इसकी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। राहुल ने देवी तालाब मंदिर में टेका माथा, यात्रा आगे बढ़ी। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी। युवक कांग्रेस में पहली बार ट्रांसजेंडर के लिए आप देखेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया गया पद। सही, अच्छी बात है। ट्रांसजेंडर को भी आप देखते हैं कि एक जेंडर के रूप में माना जाने लगा है। बिहार में चंद्रशेखर के बहाने तेजस्वी ने नेताओं को चिताया। या आप देखते हैं कि राजद नेता ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत कर उन्हें ऐसे बयान से बचने को कहा है। और शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जगह जगह दर्ज हो मुकदमे। ये आप देखते हैं कि यहाँ बीजेपी के नेता है, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार है। रामचरितमानस पर आप देखिए कि टिप्पणी की है यहाँ के नेता ने, उसी की बात हो रही है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सिब्बल ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। आप देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य हैं, पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। हिमाचल में डीजल से जलेगी OPS की लॉ। और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से बना रही वचन पत्र। ये 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है ना, तो उनको ले बात हो रही है। पिछली बार 2018 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ मिल गए थे अपने विधायकों को लेकर, तो सरकार गिर गई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, फिर आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। लोक मान्यता को विज्ञान की कमेटी पर परखने भविष्य बद्री पहुंची विज्ञानी टीम। यूसैक के निदेशक MPS बिष्ट वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की हिम्मत से गांव में किया सर्वेक्षण। देखिए एक और बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, विकास करिए आप लोग, लेकिन पर्यावरण की अनदेखी भी मत करिए। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रकृति जब तक चुपचाप बैठती है, सहती रहती है, और जब वो बदला लेने की सोचती है तो हम लोग खून के आंसू रोना शुरू कर देते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में मिली 50 ग्राम से ज़्यादा अफीम 2 किलोग्राम में। ये राजस्थान आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीर लेकर 12 घंटे तक मंदिर की परिक्रमा की। ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और आप सभी जानते हैं कि ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है।
भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने साझा की बचपन की स्मृतियां। उड़ीसा की हार्डकोर नक्सली समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखिए कि ये गलत रास्ता, अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। और नक्सल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण से आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। पुनर्वास के लिए भूगर्भीय दृष्टि से 4 स्थल उपयुक्त हैं। यानी कि आप देखिए, जोशीमठ से दूसरी जगह बसाने की भी बात तो हो रही है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो उत्तराखंड में हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी ने किया परियोजनाओं को बंद करने का आग्रह। और देखिए, कई पर्यावरण कार्यकर्ता पहले भी कहते रहे हैं, ठीक है। और श्री माता मनसा देवी मंदिर में हर पूजन की कीमत तय करें, तय विरोध शुरू हुआ है ये पंचकुला में। उत्तर भारत से रेल मार्ग से जुड़ेगा बस्तर, जगदलपुर और रावघाट परियोजना होगी पूरी छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। शिवराज ने दिखाई दरिया दिली, अपशब्द कहने वालों को किया माफ। ये जमुरी मैदान में करनी सेना के आंदोलन के दौरान सीएम को कुछ लोगों ने अपशब्द कहे थे ना, उन्हीं को लेकर आप देखिए। मारपीट के आरोपित सभी 5 पुलिसकर्मी निलंबित, किसानों से मिलेंगे राकेश टिकैत। चौसा बिजली घर विवाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर दी किसानों से मिलने की जानकारी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 50 बल तैनात किए गए हैं। बिजली घर के बाहर 150 आप देखेंगे जवान। बक्सर में लंदन से की LLB, फिर नशेड़ियों की संगत में पड़ गया किशोर। देखिए, महाप्रसाद, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक शहर डाना स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम में कतारबद्ध होकर महाप्रसाद ग्रहण करके उनके अनुयायी। और आप देखते हैं कि जन्मतिथि 12 जनवरी से 4 दिवसीय यात्रा महोत्सव का रविवार को समापन हो रहा है। और राष्ट्रीय युवा दिवस भी आप लोग मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। और महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र भी बहुत राजनीतिक उठापटक रही है यहाँ। देखिए, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। पहले से उद्धव ठाकरे हुआ करते थे मुख्यमंत्री, फिर आपने देखा है उन्हीं की पार्टी के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। टॉप 3 को याद रखिएगा। बेटे नहीं आ रहे गांव, ठंड में भीख मांग गुजारा कर रही है 85 वर्षीय मां। देख लीजिए, ये आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि ये एहसान है मेरे ऊपर, कह लीजिए चाहे किसी के। 2 काम आप लोगों को करना है। मैं जानता हूं कि अभी आप लोग ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, तो आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल तो हर हाल में आपको रखना है, उसमें कोई समझौता नहीं करना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास गुंजाइश हुआ करे तो कोई इस तरह का अगर मिलता है तो खाना अगर उन्हें खिला सको तो खिला दिया करिएगा। मैं नगद देने के विचार में तो नहीं रहता हूँ कि नगद दीजिए आप उन्हें, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं खा रहे हैं और कोई आ जाता है तो खाना आप लोग जरूर खिला सकते हैं, और ये अच्छा काम है। ठीक है, क्या करें अब। वो कहते हैं ना, किसी ने अच्छी कहावत कही हुई है कि एक माँ बाप मिलकर 10 से 12 बच्चों को पाल देता है, और जब उस माँ बाप को सहारे की जरूरत आती है तो 10 से 12 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते हैं। 5 फुट बर्फ में गर्भवती को कंधे पर उठा 14 किलोमीटर चली सेना के जवान। और देखिए, सेना हमारी हर संभव आप देखते हैं कि मदद करती है और अपना कर्तव्य निभाती है, चाहे वो आप देखिए किसी भी तरह का कर्तव्य। अपनी भी जान भी दे देती है अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए। घूसखोरी के आरोप में रेलवे समेत 4 गिरफ्तार हुए सीबीआई ने। झारखंड में प्रार्थना सभा में हो रहा था मतांतरण का हंगामा। ये आप लोगों को मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है।
और देखिए इस तरह के जो भी धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग होते हैं वो गरीबों को टारगेट करते हैं, और आप देखते हैं उन्हें लालच देते हैं और इस तरह से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। वरना धर्म परिवर्तन, किसी धर्म को मानना है कोई मना ही नहीं है। और आप देखते हैं संविधान आपको आज़ादी देता है संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, लेकिन ये धर्म परिवर्तन लालच में, फरेब में, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान के पिता, पहले कानून मंत्री, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में लगी आग, ये आप देखेंगे, ये महाराष्ट्र की एनसीपी की सांसद है। दोषी लक्ष्मण के पूर्व सांसद का शिक्षक भाई भी बर्खास्त हुआ है, ये लक्षद्वीप के। पूंछ में एक सप्ताह में तीसरी बार हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हुई है। जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। 26 जनवरी से पहले आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। पूर्व छात्र का दावा सू आउट में अरसे से चल रहा है ये मतांतरण का खेल। सही दिशा में चल रही है देश की राजनीति, ये आप देखें। इंदेश कुमार कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक हैं। और आरएसएस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और अब बीजेपी को काफ़ी मदद भी करता है। बीजेपी का पित्त पुरुष, पिता, इसे संगठन को माता पिता संगठन कहा जाता है। इसी से कहते हैं कि बीजेपी निकली हुई है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता इसी से निकले हुए हैं, आरएसएस से। मखाने के स्टार्टअप से बिहार में युवा निकाल रहे हैं स्वावलंबन की नई राह। और मखाने के उत्पादों के लिए बिहार के दरभंगा, मधुबनी में लगी 1.5 दर्जन से अधिक यूनिटें। धान और गेहूं की तरह हो मूल्य निर्धारण, अच्छी पहल है। आप देखिएगा स्थानीय स्तर पर आप लोग भी कर सकते हैं, और महिलाएं काफ़ी अच्छा इस तरह की कर रही हैं। देखिए अचार का हो, और भी आप देखते हैं पापड़ का हो, तो अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनते हैं। तरीका बदलने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में विकास की अवधारणा प्रकृति से जुड़ी हुई है। यहाँ वृक्षों, नदियों और पर्वतों को भी पूजने की परंपरा है। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो। और धीरे धीरे समय बदला और विकास की पश्चिमी अवधारणा हावी होती चली गई हमारे ऊपर, और बेहताशा पेड़ काटे गए, नदियों की धारा मोड़ी गई, और पहाड़ काटे गए। दशकों की प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी कर विकास की राह पर बड़े कदम अब निराशा की गाथा लिख रहे हैं। जोशीमठ एक उदाहरण मात्र। प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि विकास की राह बढ़ना ही नहीं चाहिए। बड़ी आबादी को देखते हुए हमें विकास करना ही होगा, विकास का अपरिहार्य है। और आप देखेंगे हमें बिजली भी चाहिए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। आवश्यकता विकास के तौर तरीके से बदलने की है। हमें समझना होगा कि विकास और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, और भारत को विकास के लिए पश्चिम के तौर तरीकों पर निर्भर रहने की नहीं, अपितु अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम हर स्तर पर प्रयास करना होगा। और सरकार और प्रशासन को विकास योजनाएं बनाने समय प्रकृति यानी कि पर्यावरण के साथ साम्य को ध्यान में रखना होगा। और जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। जोशीमठ प्रशासनिक विफलता के साथ ही जन चेतना में कमी का परिणाम भी है। नियमों को ताक पर रखकर होने वाले निर्माण प्रशासन के साथ साथ उन पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं जिन्होंने निर्माण किया है। और इसी तरह पर्यटन के नाम पर पहाड़ों पर जुट रही भीड़ पर भी संतुलित दृष्टिकोण से विचार करना होगा, तभी हम भविष्य में और जोशीमठ से बचने में सक्षम हो पाएंगे। आर्थिक विकास में पारिस्थितिकी की भूमिका और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए विकास की राह पर कैसे बढ़ा जाए, और इसकी पड़ताल हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए हमारे पूर्वज हमारे लिए एक सुंदर पृथ्वी छोड़ गए। हमारी भी तो ये कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुंदर छोड़ जाए। पहले आप घर से निकलते थे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, अब देखिए क्या हाल है। विकास और पर्यावरण को दोनों को ध्यान में रखना होगा। पारिस्थितिकी की ही है आर्थिकी। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि आर्थिकी के रूप से समृद्ध होना ही मजबूत अर्थव्यवस्था व विकास का मानक है। और लंबे समय से विभिन्न अर्थशास्त्री और पर्यावरण के पैरोकार इस अवधारणा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पारिस्थितिकी का संतुलन बनाकर चलना ही विकास है। चलिए अब देखिएगा क्या होता है। अब दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती आज कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी आप देखिए, कई लोग तो तय कहते हैं कि कोरोना महामारी भी पर्यावरण की ही देन है, हम लोग ने उससे नुकसान पहुंचाया हुआ है। सामूहिक अनदेखी का परिणाम है जोशीमठ में आई आपदा। चलिए ये पढ़ लीजिएगा जरूर आप लोग। जोशीमठ में भू धसाव आकस्मिक नहीं। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर 2022 तक कुल 5 वैज्ञानिक रिपोर्ट वहाँ की स्थिति को लेकर आ चुकी हैं। और सभी में न सिर्फ भू
धसाव की स्थिति को स्पष्ट किया, बल्कि कारण और बचने के उपाय भी सुझाए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में उसी तरह का हाल है। जब तक बरसात होकर खुद भीग ना जाए तब तक हम लोग छाता भी नहीं खरीदते हैं। यानी कि पहले या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद हम लोग मुआवजा देने की बात करते हैं, स्थानांतरित करने की बात करते हैं। अरे भाई, पहले से ही आप सावधान हो जाइए, पहले से ही सुन लीजिए। कुछ ऐसी ही विकास की राय है। भूटान में खुशहाली की कहानी देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए सब। आप लोग, सरकार को भी ध्यान देना होगा। और हमारे यहाँ पहले तो कदम उठाए ही नहीं जाते हैं, बाद में ही कदम उठाए जाते हैं। झारखंड में आरक्षण सीमा बढ़ाने पर अटॉर्नी जनरल ने से राय लेंगे राज्यपाल। ये आप देखते हैं कि राज्यपाल रमेश बैस 1932 में खातियान पर आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि आरक्षण बढ़कर 76% 79% हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा रखी गई थी। तो उसी को होकर ये बात है। और झारखंड आप देखेंगे कि बिहार से लग करके रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बना था। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंगला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र से अपील करेगी बंगाल सरकार। झारखंड सरकार गिराने की साजिश में विधायक से पूछताछ करेगी ईडी। चलिए, ये भी याद रखिएगा। इस समय केवल 6 भारतीय भाषाओं को आप देखेंगे क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आप देखेंगे 6 भाषाओं में आपका संस्कृत, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तमिल पहली भारतीय भाषा थी जिसे 2004 में दर्जा दिया गया था, जबकि उड़िया 2014 में दर्जा प्राप्त करने वाली नवीनतम भाषा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें देखिए, दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट रहता है, एडिटोरियल रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हैं आपके, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर के हों जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहते हैं। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। जवाबदेही का तंत्र विकसित करे न्यायपालिका। आजकल न्यायपालिका और सरकार के बीच काफ़ी टकराव भी आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में शक्ति के मुख्य स्रोत जनगण मन है और संविधान की उद्देशिका में इन्हें हम भारत के लोग कहा गया है। और संविधान सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रभुत्व संपन्न भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकरण, उसके संगठक भाग और शासन के सभी अंग लोक से उत्पन्न हुए। और संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति संपन्न बनाकर उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किए हैं और सबकी मर्यादा है। अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च बताया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता बताई जाती है और संविधान राजधर्म है और धर्म की शक्ति पालनकर्ता में निहित होती है। यहाँ जनहित और जन इच्छा की सर्वोच्चता है। और विधायिका द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी कानून को न्यायालय द्वारा निरस्त करने से 2 स्तंभों में टकराव बढ़ा है। और राजस्थान में पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनजेएसी को रद्द करने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वह केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले से सहमत नहीं है। इस फैसले में कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में नहीं। धनखड़ ने कहा है कि न्यायपालिकों को संसद की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये सही भी है और कई लोग आप देखें कि जो केशवानंद भारती केस था उसे सही मानते हैं। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए आपके पास बहुमत लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया और विधानसभा में हो गया, तो आप तो मौलिक अधिकार लोगों के खत्म कर सकते हैं। आप तो संविधान में कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि संविधान ही तो सब कुछ है हमारे लिए, न्यायपालिका ही तो हमारे लिए सब कुछ है। आपको भली सरकार पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप लोग कहते रहते हैं कि हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। दरअसल संविधान के मूल ढांचे पर बहस जारी है। संविधान सभा में मूल ढांचे पर कोई चर्चा नहीं हुई है और एनजेसी पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के आधार पर एनजेसी को निरस्त कर दिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संशोधन शक्ति की सीमा नहीं है, इसी अनुच्छेद में निरसन शब्द आया है। डीडी बसु ने लिखा है कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन में संविधान के किसी भी उपबंध का निरसन सम्मिलित है और तथाकथित आधारिक और सारवान उपबंध भी उसमें आते हैं। संविधान के कुछ आधारिक लक्षण भी हैं, किंतु न्यायालय द्वारा घोषित आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
यदि संविधान संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन करता है तो न्यायालय उसे शक्ति वाह्यता आधार पर शून्य करार देने का पात्र होगा। और उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारिक लक्षणों की सूची में संख्या निश्चित नहीं की है, यानी यह सूची अब भी अपूर्ण है। और संप्रीति संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, परिसंघवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता अखंडता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, सामाजिक न्याय, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन आदि 25 बिंदुओं आधारिक लक्षणों की सूची है। और न्यायपालिका संविधान के निर्वचन और क्रियान्वयन की अभिभावक है। वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान और विधि की व्याख्या भी है। और व्याख्याकार और निगरानीकर्ता के रूप में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन व्याख्याकार सर्वोच्च नहीं हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संवैधानिक सीमा के भीतर ही अपना काम करती है, लेकिन यह अवश्य स्मरण रहे कि स्वतंत्रता विधायी मूल्य है और स्वच्छंदता नकारात्मक है। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी के समय को आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा ना होता तो संविधान की तो धज्जियां किस तरह से उड़ जाती। और संसद सवा अरब से अधिक लोगों की प्रतिनिधि संस्था है, यह विधि निर्मात्री है और इसके पास संविधान संशोधन के भी अधिकार है। संसद और विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल समूह कार्यपालिका बनाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध स्थायी है। कार्यपालिका अपने समूचे कामकाज के बारे में विधायिका के प्रति जवाबदेही है। कार्यपालिका की जवाबदेही भारतीय शासन व्यवस्था का प्रमाणिक बनाती है और विधायिका अपने कामकाज से जनता की सर्वोपरि इच्छा को व्यक्त करती है। और कार्यपालिका अपने कामकाज के बारे में न्यायालयों के प्रति भी जवाबदेह है। जवाबदेही प्रत्येक संस्था के कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाती है। न्यायपालिका के प्रति लोगों में श्रद्धा है, लेकिन उनकी जवाबदेही का कोई मंच नहीं है। यानी कि आप देखिए सरकार कहा जा रहा है इसमें कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें हर 5 साल में चुनाव में जाना होता है, लेकिन न्यायपालिका को तो चुनाव में नहीं जाना पड़ता है। न्यायपालिका को अपने भीतर से ही किसी जवाबदेही संस्था का विकास करना चाहिए। अधिकार प्राप्त व्यक्ति की को जिम्मेदारी भी होती है और न्यायपालिका के फैसलों पर टिप्पणियां भी होती हैं। ऐसी टिप्पणियों को लेकर न्यायपालिका अवमानना की बातें भी चलती रहती हैं। संविधान के आधारिक लक्षणों को लेकर भी टिप्पणियां हुई है। संविधान संशोधन और विधि निर्माण विधायिका के विषय हैं, तो न्यायालय के निर्णय विधि बनाते हैं, इसलिए न्यायिक निर्णयों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह ना भूलें कि संविधान की आधारिक लक्षणों का उदय न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है, विधायिका से नहीं। संविधान जड़ नहीं हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बनाया था और समय और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है और संविधान में भी समयानुकूल परिवर्तन संशोधन होते रहते हैं। और जब तक उसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उचित ही कहा था कि संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय विकास और समर्थ की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ना किया जाए। और इसलिए आप देखते हैं कि हमारा लचीला ना ज़्यादा आप देखिए लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, बीच का रास्ता है हमारा। और संविधान निर्माताओं ने परिसंघ प्रणाली को प्रभावित न करने वाली उपबंधों को संशोधित करने के लिए सरल उपबंध किया था। और ऐसे उपबंध साधारण बहुमत से पारित होते हैं और संशोधन के लिए सरल तरीका अपनाने का राजनीतिक महत्व था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था, जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। और स्पष्ट है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए कुछ मर्यादाएं अधिरोपित की है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए तीनों के मध्य आवश्यक प्रतिपूर्ण मर्यादा की आवश्यकता है। देखिए आधारभूत ढांचा कहने का मतलब है कि आप लोग मकान में ऊपर इमारत में कुछ भी आप लोग करवाइए, कई मंजिल आप लोग खड़ी करवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी नींव है उसमें आप लोग बदलाव नहीं कर सकते। ये कहा गया है सीधा सा, ठीक है। पर्याप्त बजट की प्रतीक्षा में शिक्षा जगत। और यदि हम अगले कुछ वर्षों के दौरान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो शिक्षा में निवेश बढ़ाना ही होगा। और शिक्षा में अगर निवेश बढ़ाते हैं और हर विद्यार्थी को शिक्षा तक पहुंच दे पाते हैं, उसके आप फ्री में, कई विकसित देशों में आप देखेंगे फ्री है शिक्षा, आप कितना भी पढ़िए, कोई भी डिग्री लीजिए, सब फ्री रहता है। तो आप देखेंगे काफ़ी मदद मिलेगी और आगे हम लोग जाएंगे। तो अच्छी बात है, बजट आने वाला है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया संविधान में। वित्तीय वार्षिक विवरण की बात कही गई आर्टिकल 112 में। ऊर्जा सक्रियता हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। चरेवेति अर्थात चलते रहो, क्योंकि जीवन का दूसरा अर्थ है चलते रहना।
अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखें अंध विरोध का उदाहरण, राजनीतिक दल किस तरह से ईवीएम पर निशाना साधते हैं और अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ते हैं, उसी तरह से जो नई तकनीक लाने की बात हो रही है उस पर भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है। और नकल रोधी कानून, उत्तराखंड में आप देखते हैं कि जो नकल पकड़े जा रहे हैं, नकलची, पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, उन्हीं को लेकर लिखा जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा का सवाल, बेटियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करके कोई भी प्रदेश वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता है। और आज के समय में तो महिलाओं को, लड़कियों को आप पीछे छोड़कर कभी हमारा देश, ना कोई राज्य, ना कोई परिवार समृद्ध हो ही नहीं सकता है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। सवाल केवल जोशीमठ ही सीमित नहीं है, वही देखिए चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह की दरारों पर तो बहुत सारे आर्टिकल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और पूर्व चेतावनी की अनदेखी, पहले भी आप देखिए चेतावनी दी गई थी। एक खरी खरी रजाई के भीतर से ये आप देखिए तंज कसा जाता है एक तरह से, तो ऐसे भी देख लिया करेगा। उड़ चली पतंग मिलेट हैम्पर के संग, ये आप देखेंगे कि रायपुर में, बलरामपुर जिले के तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाते भूपेश बघेल साहब। और मकर संक्रांति पर पतंग का त्यौहार माना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा निरंतर बढ़ रहा है, जिसका लाभ कई अन्य देशों को भी मिल रहा है। G20 की अध्यक्षता के तौर पर भारत इसे और मजबूत बनाने में सफल होगा। चलिए देखिए, गन्ना और चीनी का मूल्य तय करने की प्रणाली में सुधार की जरूरत है। 275 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भाव के आधार पर हुआ था 2019 में चीनी का मूल्य। चीनी से ही गन्ने से ही चीनी निकलती है। भारतीय निर्यात को प्रभावित करते हैं चीन के नियामक। और आप लोगों को मालूम होगा हमारा व्यापार घाटा बहुत है चाइना से, हम लोग खरीद कम अधिक रहे हो, बेच कम रहे उसे। देश में डीमेट खातों की संख्या 10.8 करोड़ पहुंची है, घरेलू शेयर बाजार में आकर्षक रिटर्न के चलते। एफपीआई ने जनवरी में 15,000 करोड़ रुपए निकाले, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो ने। दिसंबर में खाद्य तेल आयात में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। 2 वर्षों के उच्च स्तर पर कारोबारी भरोसा सूचकांक पहुंचा है। रियल एस्टेट को मिले महंगे कर्ज से मुक्ति, और बजट में नए मकान खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने जैसे कदम चाहते हैं डेवलपर। चलिए, दिसंबर में रूस से हर रोज 10 लाख बैरल कच्चे तेल आयात की बात हो रही है। स्मार्ट बीएमएस ने इंटेलिजेंस हो रहे इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में ईवी में बड़ी सुरक्षा की गारंटी। और आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात आजकल कुछ हो रही है। बढ़ेगी सुगमता, ईवी बाइक का स्मार्ट चार्जर साथ लेकर कर सकेंगी यात्रा। देखिए, एथेनॉल के साथ ही चारा भी देंगे अनाज। और कर्नाटक में जेल में बंद एक खूंखार कैदी ने फोन कर दी गडकरी को धमकी। और आप देखिए कि अच्छे आदमी है नितिन गडकरी, मैं तो सोचता हूँ कि उनका काम को लेकर आप देखिए दुनिया भर में तारीफ होती है, विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते हैं। और उनके काम को देख लीजिए आप लोग, बाकी मंत्रियों के काम को देख लीजिए। उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को उपलब्ध कराई जाएगी सशक्त सुरक्षा। वो कहते हैं अच्छे लोगों के रहना मुश्किल है, उन्हें हर जगह परेशानी देखने को मिलती है। वंदे भारत की डिजाइन विमानों से बेहतर है। ललित मोदी ने फैमिली ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बेटे को बनाया उत्तराधिकारी। विवादास्पद क्रिकेटर है ना, उसी की बात हो रही। क्रिकेट पे शासक और आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी, उसी की बात हो रही है। वैश्विक शक्ति के रूप में बड़ा केंद्र बन रहा है भारत। और पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जल्द ही करेंगे भारत की यात्रा, क्योंकि नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं। और बाइडेन के आवास पर और गोपनीय दस्तावेज मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति है ना, उन्हीं की बात हो रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी बने भारतवंशी नीरव शाह। अब देखिए दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में भारतीय देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनेंगे। यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक और 30 तोपें देगा ब्रिटेन। और रूस पर हमला हुआ तो पूरी ताकत से देंगे जवाब, पुतिन कह रहे हैं। दावोस सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज, भारत की अहम भागीदारी होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आप देख रहे हैं कि ये होगा। पैराग्लाइडिंग के लिए पोखरा जा रहा था ये गाजीपुर के 4 युवक। आप देखिए जो नेपाल में विमान हादसा हुआ उसी को। शहबाज शरीफ ने पंजाब में हमारी परीक्षा ले ली, अब उनकी बारी है, इमरान कह रहे हैं, पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। दमकल उस गहरी खाई तक नहीं पहुंच सकी जहां पर विमान गिरा था। विमान हादसे में सीतामढ़ी की युवक की भी मौत, नहीं मिला सब। पाकिस्तान में भगवान को क्रूर कहने पर हिंदू लड़के को जेल भेजा। नेतन्याहू सरकार के विरोध में हजारों इजरायली सड़कों पर उतरे। चलिए, एक क्रिकेट का खेल
क्षेत्र है। और आप सबसे जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को ही पसंद किया जाता है, खेल का क्षेत्र है। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचे विराट, और कोहली ने वनडे करियर में जड़ा 46वां शतक भारत ने, और श्रीलंका को हराकर 3-0 से सीरीज जीती है। चलिए एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका भी। कड़े मैच में भारत ने इंग्लैंड को गोल रहे ड्रा पर रोका। ये आप देख रहे हैं कि हॉकी विश्व कप हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। हर 4 साल में होता है, इससे पहले 2018 में हुआ था। पेनाल्टी को बनाने वाली टीम जीतेगी, तिर्की कह रहे हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। अर्जेंटीना की परीक्षा लेगी ऑस्ट्रेलिया। भारत वाला मॉडल पाक में लाना जरूरी है, एक राम कह रहे हैं। फिटनेस साबित करने को रणजी में वापसी के लिए तैयार हैं जडेजा। जोकोविक और नडाल में रहेगी आगे निकलने की ओर। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देखिए मुख्य ड्रा की शुरुआत सोमवार को से होगी। धुरी ये भी पढ़ते रहा करिएगा, कुछ भी पढ़ने और लिखने की कोशिश नाकाम रहने के कारणों के आत्ममंथन पर भी केंद्रित कहानी है। कोहरा पसर गया, चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। खुशी और संतुष्टि का राग है जय जयवंती। अपनी शक्ति का उपयोग संगठन को बढ़ाने में करें स्वयंसेवक, भागवत करें मोहन भागवत। सूर्य के उत्तरायण होती आस्था की ऊर्जा से दमके तक, ये मकर संक्रांति। जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान 23 लोग घायल हुए। तमिलनाडु में आप देखते हैं कि ये मनाया जाता है खेल, और आप देखते हैं कई बार इस पर रोक भी लगी है, लेकिन लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। कई लोगों की डेथ भी हुई इस खेल के कारण, लेकिन फिर भी लोग इसे आप देखते हैं कि अपनी भावनाओं को संस्कृति से जोड़कर मानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और आप देखते हैं कि इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। आप लोगों को एक और बात मालूम होगी कि इसमें बैलों को दौड़ाया जाता है, उसी की बात हो रही है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में हुई भगदड़, 2 श्रद्धालु घायल हुए भुवनेश्वर उड़ीसा में। गंगा सागर मेले में दिखती है तृणमूल माकपा की अनूठी जुगलबंदी। हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम का जहां का निधन हो गया है। 1933 में हुए थे पैदा, ठीक है। हैदराबाद आप देखिए अब तो तेलंगाना में पड़ता है। एक आप सोचिए आज़ादी के समय ये भी समस्या बनी हुई थी हैदराबाद की भी। तेलंगाना आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। मानवता व विश्व के लिए परिवार जरूरी है, हौसवाला कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरकारवाहक दत्तात्रेय कह रहे हैं। मकर संक्रांति पर लखनऊ में परिवार मिलन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा परिवार ठीक नहीं तो बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। G20 का ध्येय वाक्य भी वसुदेव कुटुंबकम है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा को रवाना हुई थी भारत की कल्पना चावला। कल्पना चावला 2003 में आज ही अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। उन्होंने 6 अन्य लोगों के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में से उड़ान भरी थी। 16 दिन के मिशन के बाद पहली बार फरवरी को पृथ्वी पर वापसी के समय यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें यान में सवार सभी की लोगों की मौत हो गई थी। पहली बार अंतरिक्ष में 2 यानों के बीच सदस्यों की अदला बदली। 1969 में आज ही पहली बार अंतरिक्ष में 2 यानों के बीच सदस्यों की अदला बदली हुई थी। और सोवियत संघ के सोयूज 4 और सोयूज 5 यानों में अंतरिक्ष में ठहरने की और सदस्यों की अदला बदली की गई थी, यह उपलब्धि हासिल की थी। दोनों यानों के सदस्य अंतरिक्ष में तैरते हुए एक दूसरे यान तक पहुंचे थे। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है, इसका नाम बताइए आप लोग, इसका पूरा नाम बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नानी पालकीवाला की दलीलें सुनने कोर्ट रूम में जाते थे लोग। देश के श्रेष्ठतम अधिवक्ताओं में शुमार है नानी अर्दे सिर पालकीवाला, और इनका जन्म 1920 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। एक पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में हकलाहट की समस्या के शिकार रहे और पालकीवाला अंग्रेजी के लेक्चरर बनना चाहते थे। इसमें सफल नहीं रहने पर उन्होंने वकालत की राय चुनी और ऐसी ख्याति अर्जित की कि उनकी दलीलें सुनने के लिए लोग कोर्ट रूम में जुट जाते थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा उनके जीवन का सबसे अहम केस माना जाता है। उन्होंने आमजन के पक्ष में कई मुकदमे लड़े और 11 दिसंबर 2002 में को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। चीन में नववर्ष के स्वागत की तैयारी हो रही है, देख लीजिए। पृथ्वी की ओर
बढ़ने लगा हरा धूमकेतु 2 फरवरी को पहुंचेगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक। और विज्ञानियों ने इस धूमकेतु का नग्न आंखों से देखे जाने की संभावना भी जताई है। और आप देखेंगे आजकल आसमान में आकर्षण के केंद्र बना धूमकेतु C/2022 E3ZTF सूर्य की परिक्रमा करने के बाद अपने पथ पर पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगा है। सेल मेटाबॉलिज्म अधिक सक्रिय होने से तेज होती है एंजिन। कोशिकाओं उनका विस्तार किए किस प्रकार से एंजिन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके जवाब में माइटोकांड्रिया से मिल सकता है। और आप देखते नई नई खोजें होती रहती हैं। मजबूत सामाजिक संबंध स्वास्थ्य के को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ये कहा भी जाता है, वरना आप सोचिए बहुत सारे लोग अवसाद में ही जीते रहते हैं। तो ध्यान दिया करिएगा। अमेरिका की गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार अमेरिका की बोनी गैब्रियल गैब्रियल ने अपने नाम पर किया है। उन्होंने 86 देशों की कंटेंट को पीछे छोड़कर खिताब जीता है। अब तक भारत में 3 बार जीता गया ये खिताब। मिस यूनिवर्स का खिताब 3 बार भारत ने जीता है। 1994 में सुष्मिता सेन ने इस खिताब को जीता था। इसके बाद 2000 में लारा दत्त आप देखेंगे मिस यूनिवर्स बनी थी। 2021 में हरनाज संधू बनी थी। ठीक है। और टॉप 5 में जगह बना पाई हैं देविता। भारत से इस कंटेंट में 25 साल की देविता राय ने इससे हिस्सा लिया है। देविता राय टॉप 16 तक तो पहुंच ली, लेकिन वह टॉप 5 में नहीं बना पाई जगह। दिसंबर 2022 में टल गया था ये कॉन्टेस्ट। संगीत का आनंद लेते हुए कुत्ते को देख झूमे इंटरनेट यूजर। चलिए, नई दिल्ली में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। एमओवीओ से जुड़ी खबर रहती है। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ने वाली नहीं हूँ। इच्छा सुब्रा जासूस बेनाम हीरो हैं जिन्हें हम उनका श्रेय नहीं दे पाते। सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो आप तेलुगु अभिनेता नानी के साथ काम कर रही हैं मृणाल ठाकुर। नो एंट्री ऑफ मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के सिक्वल की मांग है, बॉनी कह रहे हैं। सई मंजेरकर को अब अजय देवगन के साथ मिला मौका। बदलाव का जश्न मनाना चाहिए, श्यामी खैर कह रही हैं। और पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बताया करिएगा। ठीक है।